सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में बताया गया कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी एक कला भी है। सांख्यिकी विज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान में किसी भी विज्ञान ज्ञान की वह शाखा होती है जिसके ज्ञानों में क्रमबद्धता हो, सार्वभौमिक विधियां हो। सार्वभौमिक का सेंस वो विधि हर जगह लागू हो और कारण तथा परिणामों के संबंधों का विश्लेषण किया जा सके तथा पूर्वानुमान की क्षमता हो। पूर्वानुमान का तात्पर्य होता है किसी भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व में अनुमान लगाना ही पूर्वानुमान कहलाता है। उपयुक्त सभी लक्षण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। उपयुक्त का सेंस जो भी हमने बताया चारों चीजें वो सभी लक्षण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। इसीलिए सांख्यिकी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह कहा जाता है। सर्वव्यापी इसमें सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार के सर्वव्यापी नियम भी हैं, जैसे प्रायिकता सिद्धांत, महांक जड़ता नियम। महांक जड़ता नियम क्या है उसके बारे में हमने बताया था कि जैसे जैसे आंकड़ों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनसे प्राप्त निष्कर्षों की शुद्धता भी बढ़ती जाती है। यही महांक जड़ता नियम था। संख्यात्मक तथ्यों के संकलन द्वारा घटनाओं का वर्णन किया जाता है, कारण परिणाम संबंधों का विवेचन किया जाता है और उनके आधार पर समुचित निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। सांख्यिकी कला क्यों है? क्योंकि कला उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा किसी समस्या का हल किया जाता है। कला न केवल तथ्यों का वर्णन करती है बल्कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय भी बताती है। सांख्यिकी में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो सांख्यिकी के नियम और नीतियां हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाए। इसीलिए सांख्यिकी को एक कला भी कहा जाता है। अर्थात अगर यहाँ यह कहा जाए कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है तो सर्वोचित होगा, सबसे उचित होगा कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। अब सांख्यिकी के कार्य बताए गए कि सांख्यिकी के कार्य क्या क्या हैं। तो सांख्यिकी के कार्य हैं जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी के कार्य हैं तथ्यों की तुलना करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना, नीति निर्धारण में सहायता करना। सांख्यिकी का कार्य है फोरकास्टिंग करना यानी अनुमान लगाना, नियमों की सत्यता की जांच करना। ये सांख्यिकी के आपके कार्य हो जाएंगे। इसके बाद आंकड़ों का संग्रहण आपको बताया गया था कि किसी भी जो सांख्यिकीय अनुसंधान यानी सांख्यिकीय अनुसंधान के सबसे प्रमुख कार्य होता है वो है आंकड़ों का संग्रहण, क्योंकि सांख्यिकीय अनुसंधान की आधारशिला आंकड़े ही होते हैं। जो भी अनुसंधान किया जाता है वो आंकड़ों पर ही निर्धारित होते हैं। यदि आंकड़े अपूर्ण और दोषपूर्ण हो जाएं, अपूर्ण हो या अशुद्ध हो जाएं तो उनसे परिणाम जो प्राप्त होगा वो भी आपको अशुद्ध ही प्राप्त होगा। इसलिए यह निश्चित करना चाहिए किसी भी अनुसंधान को करने से पहले यह निश्चित करना चाहिए कि आंकड़े कहाँ से एकत्रित किए जाएं, कैसे एकत्रित किए जाएं, कब एकत्रित किए जाएं, किस विधि से एकत्रित किए जाएं और कितनी मात्रा में एकत्रित किए जाएं इत्यादि सभी कार्यों का समन्वय ही सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान का सामान्य अर्थ में अर्थ जो लगाया जाता है वो है ज्ञान की खोज। वैसे भी रिसर्च, री माने पुनः, सर्च माने खोजना, पुनः खोज। सांख्यिकी अनुसंधान वह खोज है जो सांख्यिकीय रीतियों द्वारा ही की जाती है। जैसे एक देश या राज्य की जनसंख्या, विद्यार्थियों का मासिक व्यय, औद्योगिक मजदूरों की मासिक आय, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी आदि के संबंध में तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकीय अनुसंधान का ही सहारा लिया जाता है। सांख्यिकीय अनुसंधान एक विस्तृत एवं व्यापक क्रिया है, इसलिए इसमें कार्य को प्रारंभ करने से लेके अंतिम रिपोर्ट तैयार करने तक अनेक चरण या अवस्थाएं आती हैं, जिसमें पहला चरण है कि समस्या क्या है, दूसरा चरण है कि हमारे अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, तीसरा है कि हमारे अनुसंधान का क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि यदि क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो भी हमें आंकड़े इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है अनुसंधान का समय क्या है, अगला परिशुद्धता की इकाई क्या है, सूचना के स्रोत कौन कौन से होंगे,
अनुसंधान किस प्रकार का है हमारा, आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाए, उनका संपादन कैसे किया जाए, उनका विश्लेषण कैसे किया जाए और उनसे निष्कर्ष अर्थात निर्वचन कैसे किए जाएं, उसके बाद प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो ये सभी क्या हुए, अनुसंधान के चरण हुए। कौन कौन से, समस्या का पता लगाना, अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान का क्षेत्र, समय, परिशुद्धता की सीमा, सूचना के स्रोत, इकाइयों का निर्धारण, अनुसंधान का प्रकार, संकलन, संपादन और विश्लेषण तथा निर्वचन। फिर बताया गया था आप लोगों को कि समंक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा। समंक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया था, जैसे जनगणना के आंकड़े, जब शोधार्थी या संगणक गांव-गांव में घर घर जाकर जनगणना की सूचना एकत्र करता है तो वे आंकड़े प्राथमिक समंक कहलाते हैं। और वही आंकड़े जब जनसंख्या आयोग द्वारा प्रकाशित करा दिए जाते हैं तो कोई व्यक्ति यदि उन आंकड़ों का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति या शोधार्थी के लिए वे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहे जाते हैं। द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। अर्थात अनुसंधानकर्ता उनका कलेक्शन नहीं करता बल्कि उनका केवल प्रयोग करता है। अब उसके बाद अंतर क्या होता है, तो प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता स्वयं तैयार करता है। प्राथमिक समंक में अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ये सूचना एकत्र करता है, जबकि द्वितीयक समंक किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के माध्यम से पहले ही एकत्रित और प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता उद्देश्य के अनुरूप इकट्ठा करता है, जबकि द्वितीयक समंक उसे द्वितीयक समंक अनुसंधानकर्ता के लिए मात्र सहायता प्रदान करते हैं। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं क्योंकि ये समंक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीय समंक निर्मित माल के समान होते हैं। प्राथमिक समंकों के संग्रहण में समय, साधन और शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़े चूंकि एक बार प्रकाशित हो चुके हैं इसलिए उन्हें समय, श्रम और शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब प्राथमिक समंकों के संग्रहण के तरीके बताए गए कि किस किस प्रकार से संग्रहण किया जाता है। तो एक है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें शोधार्थी स्वयं जाकर के जिस व्यक्ति से बारे में सूचना प्राप्त करनी है उस व्यक्ति से स्वयं जाकर के और अपने प्रश्नावली के अनुसार उससे प्रश्न करता है और उसको नोट करता है। दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी तीसरे व्यक्ति से सूचना एकत्र करता है। जैसे आप देखते हैं कि गांव में जाते हैं, प्रधान के घर बैठ गए और प्रधान के बारे में प्रधान से पूछ लिए कि बताइए उनके घर की क्या स्थिति है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ एक तीसरा व्यक्ति आ गया, यानी जिस व्यक्ति के बारे में सूचना इकट्ठा की जा रही है उस व्यक्ति से कोई बात संवाद नहीं किया जा रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान हो गया। तीसरा है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि अनुसंधान जो उसका क्षेत्र उसने डिसाइड किया है उस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय संवाददाता नियुक्त कर देता है। इन संवाददाताओं को नियमित रूप से आवश्यक जानकारी भेजने के निर्देश दे देता है। संवाददाताओं के व्यक्तिगत अनुमानों में प्रायः अनेक अशुद्धियां रहती हैं, परंतु औसत रूप से कुल अशुद्धि की मात्रा कम हो जाती है। इस रीति का प्रयोग पत्र पत्रिका जो नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, सरकार द्वारा भी इस रीति का उपयोग मूल्यों, कृषि उत्पादन आदि के संबंध में जानकारी संकलित करने के लिए किया जाता है। अगली विधि में क्या करता है, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति करता है। इसमें आपकी प्रश्नावली विधि आती है जिसमें अनुसंधानकर्ता एक प्रश्नावली तैयार कर लेता है। अनुसंधान के विषय से ही संबंधित उसमें प्रश्न होते हैं।
इस प्रश्नावली को सूचकों के पास अर्थात जिनसे हमें सूचना प्राप्त करनी है डाक द्वारा भेज दी जाती है और उनसे ये अनुरोध भी किया जाता है कि मांगे गए प्रश्नों के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख करके वो पुनः हमें डाक से वापस कर दें। और जब यह पुनः वापस आ जाते हैं शोधार्थी के पास तो शोधार्थी उनसे आंकड़ों का संगठन करता है और उसके आधार पर फिर विश्लेषण और निर्वचन कर लेता है। आपके इसके बाद पांचवी विधि थी सूचना संकलन की, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाना। इसमें प्रश्नावलियों और अनुसूचियों को भरने के लिए कार्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रगणकों को सौंप दिया जाता है।